अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। दो तीन दिन से मैंने शायद बताया ही नहीं, कोई आखिरी को याद हो किसी को? कुछ नहीं, चलें कोई बात नहीं। वो एफ टू में बात, वो एफ टू में बताया था। हाँ सही है, सही है, सही है। नरमी वाला ना। हम्म। अच्छा, जुल्म क्या होता है? जुल्म, तशद्दुद। हाँ जी, किसी का हक मारना। हम्म। ये तो हम लोगों की ना, ये फिल्में, ड्रामे और न्यूज देख के हमारा एक लेवल सेट हो गया हुआ है। और अगर ये जुमला के जुल्म, तो जहन में आता है कि बंदे मार दिए, काट दिए, धमाके हो गए। ये ये तो एक एक्सट्रीम लेवल है। जुल्म अदल के अगेंस्ट है, यानी जो इंसाफ है ना उसके अगेंस्ट जुल्म है। अब उसमें किसी का हक मारना जुल्म है। इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी, यानी बड़े लेवल का जुल्म भी होगा, छोटे लेवल का जुल्म भी होगा, लेकिन छोटे लेवल का जुल्म भी जुल्म ही है। और अगर उस पर हम वो बॉदर करना छोड़ दें, यानी हमारे आदात के अंदर छोटे लेवल के जुल्म हो लेकिन हम लिफ्ट ना कराएं उनको, तो फिर तो आदत बन जाएगी, फिर बड़े जुल्म भी कोई मसला नहीं रह जाएगा। बुखारी 6534 सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि बताता हूं, अगर किसी ने किसी के पैसे देने हैं तो वो डेट सेटल कैसे होगा? पैसे वापस करने पड़ेंगे। और अगर किसी की कोई चीज छीनी हुई है, वापस करनी पड़ेगी। और मारा हुआ है फिजिकली, तो जवाब में वहां से भी मार पड़ेगी। तो ये डेट सेटल होगा। अच्छा, अगर किसी कोई चीज दी गई थी और वो चीज अब खराब खत्म हो गई हुई है, कोर्ट में मामला चला जाता है, तो वो जो चीज छीनी थी वो तो खत्म हो गई है, तो वो चीज कैसे वापस करें? उसके इक्विवेलेंट कोई अमाउंट देनी पड़ेगी। अच्छा, चूंकि फैसला हो रहा होगा पाकिस्तानी कोर्ट में, तो इक्विवेलेंट अमाउंट किस करेंसी में निकलेगी? रुपीज में। और अगर किसी और मुल्क में हो रहा हुआ, तो उस मुल्क की करेंसी में। ये जो क्यामत का दिन होगा ना, ये इंसाफ का दिन होगा। और अल्लाह की रहमत ऑब्वियसली गालिब होगी, लेकिन बहरहाल इंसाफ का दिन होगा। और ये जो दुनिया में जो कुछ भी चल रहा होता है, एक इंसाफ का सिस्टम होता है, ये अल्लाह ने इंसानों की ड्यूटी लगा के उन पर छोड़ा हुआ। यानी अल्लाह ने दुनिया में इंसाफ करने का जिम्मा अपने जिम्मे नहीं लिया, ये हमारे ऊपर छोड़ा हुआ। अल्लाह ने इंसाफ करना है एंड पे जाके, और इंसाफ परफेक्ट किस्म का इंसाफ। दुनिया में किसी की चीज छीन ली, तजलील कर दी, मतलब बेइज्जती कर दी, और पैसे हथिया लिए, या पैसे देने थे वापस नहीं किए, कोई भी इस तरह की चीज। थोड़े पैसे होंगे तो छोटा जुल्म होगा, बड़े पैसे होंगे तो बड़ा जुल्म होगा। एक चपेट मार दी होगी तो छोटा जुल्म होगा, कत्ल ही कर दिया होगा तो बड़ा जुल्म होगा, लेकिन होगा ये जुल्म ही। आखिरत में इसकी सेटलमेंट कैसे होगी? दुनिया में पैसे मारे थे, और जब यहां से दुनिया से जा रहे थे तो वो पैसे साथ लेके जा रहा होगा? नहीं, पैसे तो नहीं लेके जा रहा होगा। अब क्यामत के दिन पहुंच गए, तो वो जो पैसे हक मारा हुआ था, अच्छा ये मैं आपको सामने बिठा के, तो पैसे के अलावा सीट का हक मारना, ये छोटा सा जुल्म है, लेकिन ये भी है। फिर उसके अलावा जब इंसान बात करता है, तो गुस्सा है तो सख्त बोल भी बोलेंगे। जैसे आपको हो सकता है एडमिशन वाले पे गुस्सा था कि वो पेपर फ्रीज नहीं कर रहे, या फीस जो भी बात नहीं मान रहे, उन पे आपने जिस लहजे से गुस्सा निकाला, या टीए पे गुस्सा था, या किसी भी और पे गुस्सा था, और वो बोल के गुस्सा निकाल दिया। वो जो बोला, आपने गुस्सा निकाला, मैं भी इंक्लूडेड, तो इसमें अगले इंसान की शायद तजलील भी कर दी, नहीं करनी बनती थी, तजलील कर दी, ये हमने जुल्म कर दिया। अब इसमें बेशक कैटेगरीज होंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि चीजें जुल्म के अंदर हैं। आखिरत का दिन आ गया,
अब आखिरत के अंदर सेटलमेंट तो होनी, क्योंकि अगर आखिरत के दिन सेटलमेंट ना हुई तो फिर इंसाफ का दिन किस बात का है। अब वो सेटलमेंट कैसे होगी? यहां पर दुनिया में किसी की जमीन हथियाली, आखिरत में जमीन तो उसके पास है नहीं, तो फिर सेटलमेंट होगी आखिरत की करेंसी में। आखिरत की करेंसी क्या होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि उसे दुनिया में माफ करवा ले, क्योंकि वहां दिरहम और दिनार नहीं होंगे। सेटलमेंट का तरीका बता रहे हैं। पहले उसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा, क्योंकि तब करेंसी वही है, और पैसे खत्म हो गए तो, और अगर इसके पास नेकियां ना होंगी तो उसके भाई यानी जो मजलूम है कि बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। तो ये जो आखिरत की सेटलमेंट है ना यार, ये बड़ी सख्त है। तो जो किसी के साथ सख्त बात कर ली, किसी को कुछ बुरा कह दिया, किसी का हक मार दिया, तो रोज अपनी एक आदत बनाए मैं भी कि दूसरों को माफ करके सोया करें। और अगर अभी कोई याद है चीजें, किसी का हक मारा हुआ है, किसी के साथ तजलील की हुई है, तो जिसका हक मारा है वो वापस करे, और अगर वापस करने के काबिल नहीं है तो फिर से माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे। तो इसका मतलब फिर ये दुनिया सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं किया ना तो फिर ये आखिरत तक चला जाएगा, और आखिरत में चला गया तो फिर सेटलमेंट बड़ी सख्त है। कल एक सवाल ऑटम 17 डिस्कस करते करते मैं रुक गया था, क्योंकि आपने होमवर्क ही नहीं किया हुआ था। ऑटम 17 दोबारा कहा था करने को। इसमें पीडीज हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बेशक पहली लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको कहीं सवाल में कोई प्रोडक्ट्स बताएं? नहीं बताए, तो बस पीडीज तक रहेंगे। ओएआर निकालने के लिए, अच्छा ओएआर निकालना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमें अंडर ओवर अप्लाइड निकालना है। पार्ट ए को सॉल्व करके पीडीज में ओवरहेड्स आ जाएंगे, और फिर चूंकि हर पीडी के अंदर ओवरहेड्स आ गए और हर पीडी का अंडर ओवर अप्लाइड निकालना है, तो ओएआर किधर है? तो पहले फिर ओएआर निकालना पड़ा। ओएआर हर पीडी का अलग निकलता है या पूरी कंपनी का एक? अब जब हर पीडी का अलग निकलता है ना, तो फिर इसका मतलब है हर पीडी के अप्लाइड भी अलग अलग निकलेंगे और अंडर ओवर अप्लाइड भी अलग अलग निकलेंगे। तो पार्ट बी में क्या करना था? पहले आपको ओएआर निकालना था हर पीडी का। उसके लिए डाटा कौन सा यूज होगा? बजटेड वाला। ओएआर निकालने के बाद, अच्छा ओएआर की बेस क्या है, कैसे पता? हाँ जी, गिवन ही डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, तो उसको फिर अप्लाई कैसे करेंगे? ओएआर पर लेबर आवर इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स। तो उससे हर पीडी का अप्लाइड निकल आएगा, और पार्ट ए में जो एक्चुअल निकाला था उससे डिफरेंस लेंगे तो अंडर या ओवर अप्लाइड बनेगा। ये मैंने बता दिया था इस क्लास में कि अंडर ओवर अप्लाइड को अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड भी कहते हैं। जी अब बताएं ऑटम 17 में, इधर कल को पूछना था पार्ट बी। हाँ जी, हाँ जी, ऑटम 17 आपने किया है और कुछ पूछना है तो बताएं। नहीं, कुछ नहीं पूछना। ऑटम 2009, ये जो पुराने पुराने सवाल है ना, ये भी पिछले 2-3 साल में ट्रेंड ये है कि थोड़े बहुत बदल के ये पूछ लिए जाते हैं। तो ऑटम 2009 होमवर्क है आज का। ऑटम 2009 आरटी लिमिटेड, ये ऑटम 17 से एक लेवल आगे है। ऑटम 17 के अंदर ओएआर निकालने के लिए न्यूमरेटर दिया हुआ था, जबकि ऑटम 9 में आपको पहले पूरा सवाल ओएआर के हिसाब से करना पड़ेगा, प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, फिर एक्चुअल के लिए दोबारा से करना पड़ेगा। जब ओएआर सॉल्व कर रहे होंगे तो कौन सा डाटा यूज कर रहे होंगे? बजटेड। और जब एक्चुअल निकाल रहे होंगे तो एक्चुअल डाटा। तो ऑटम 2009 का सवाल करके आइएगा, करके जरूर आना यार है। ऑटम 9 करके आइएगा। नहीं नहीं, होमवर्क। अच्छा, मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट का रिकैप दे रहा हूं। हम लोग जब ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसको आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, तो उसमें हर ओवरहेड को बांटते थे डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्ट्स में नहीं। डिपार्टमेंट्स में बांटने के बाद सारा कुछ समेट के पीडीज में आ जाता था। या तो पीडी का ओएआर निकलेगा, या फिर उन पीडी से फिर आगे बात कहां जाएगी? प्रोडक्ट्स में बटेंगे। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच ये है कि हर ओवरहेड को डिपार्टमेंट के रास्ते से लाने की बजाय सीधा सीधा प्रोडक्ट में किसी ना किसी रेशो में लाएं। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। और या तो सवाल में नाम लिखा मिल जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, या कल वाले सवाल से कैसे पता चल रहा था कि एक्टिविटी बेस्ड है?
क्योंकि प्रोडक्ट्स थे, बस प्रोडक्ट्स में बांटना था, डिपार्टमेंट्स तो थे ही कहीं नहीं। तो इस तरह सवाल की शक्ल से पहचाना जाएगा कि ओवरहेड्स वाले चैप्टर का सवाल है कि एक्टिविटी बेस्ड वाले का सवाल है। कॉन्सेप्ट यही था, बस खत्म हो गया चैप्टर। अब मैंने प्रैक्टिस करानी है। तो अभी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 पे आए। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 पढ़िए, मैं करता हूं बोर्ड पे। रिजवान इंडस्ट्रीज के नाम से है, पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। हाँ जी, पढ़ लिया। इसमें कुछ नाम आपको डिफरेंट से नजर आने चाहिए। हाँ जी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर। तो आप ये लिख लें कि जो हम पिछले चैप्टर में ओवरहेड्स ले रहे होते थे, यानी जिन जिन नामों से एक्सपेंसेस थे, उनको इस चैप्टर में कॉस्ट पूल कह रहे होते। कॉस्ट पूल यानी किस नाम से खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है, किस नाम से खर्चा एक्यूमुलेट हो रहा है उसको, यानी वही पिछले चैप्टर में जो ओवरहेड्स थे, जो जो खर्चों के नाम थे, रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूल, पावर, ये सब कॉस्ट पूल हैं। जिन नामों से हम अब तक लिस्ट में एक्सपेंसेस लिख रहे होते थे, उनको इस चैप्टर में कॉस्ट पूल कहा जा रहा है। और उन खर्चों को जिस रेशो में बांटते थे, वो जिसको हम बेसिस लेते थे, उसको यहां कॉस्ट ड्राइवर कहा जा रहा है। और ये कोई खास रट्टे वाली बात नहीं है, समझा भी देता हूं। जो खर्चा वहां हम लोग नामों से लिख रहे होते थे, रिपेयर, मेंटेनेंस, तो वो उस खर्चे का एक नाम रख लिया था जिसमें उस तरह के सारे खर्चे जमा होते जाते थे, यानी वो कॉस्ट पूल था। और किस रेशो में बांट रहे थे, जो उसको बेस्ट रिलेशन रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो ये वो रेशो थी जो इस खर्चे को ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करके इधर से उधर लेके जा रही थी। तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। तो जिनको पिछले चैप्टर में हम लोग रेशो ले रहे होते थे बेसिस, उसको इस चैप्टर में कॉस्ट ड्राइवर कहा जा रहा होगा। चीज वही है, बस ये नाम बदल गया। ये कैसे पता चल रहा है सवाल पढ़ के कि पिछले चैप्टर का सवाल नहीं है, इस चैप्टर का सवाल है? क्योंकि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और अगर ना भी लिखा होता
तो डिपार्टमेंट तो कहीं है ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट है बस। तो इसलिए हमें इस सवाल यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करना होता। रिक्वायरमेंट क्या है? इस प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी। तो क्या करना पड़ेगा? सारे खर्चों का अपना अपना OAR निकाल के, वो OAR कैसे निकलेगा? पहले टेबल से। ये पहला टेबल क्या है? पूरे साल का एक बजटेड डाटा है। वो बजटेड डाटा ये है कि पूरे साल, ये जो पहला टेबल है ना, ये टेबल समझा रहा हूं, ये जो पहले कॉलम में अंग्रेजी लिखी हुई है ये कॉस्ट पूल है। अच्छा, वो कॉस्ट पूल तो सर आखिरी कॉलम में लिखा हुआ है, तो हाँ वो उसकी अमाउंट है ना, वो उसकी अमाउंट है। परचेजिंग कॉस्ट, ये नाम से क्या लग रहा है? परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट जितने रुपए की वो इनवॉइस होगी वो नहीं, परचेजिंग जो परचेज करते वक्त खर्चा होगा, ये वो स्टाफ होगा, सप्लायर से कांटेक्ट करता होगा, लेने जाते होंगे, ये सारी उनसे कम्युनिकेशन का खर्चा होगा। परचेजिंग कॉस्ट वो पूरे साल में कितनी होगी? 750। पहला टेबल समझा रहा हूं, वो पूरे साल में 750,000 रुपीज होगी, बजटेड है। सेटिंग अप कॉस्ट क्या होगी? सेटिंग कॉस्ट, अच्छा नाम से नहीं पता चला, कोई बात नहीं, आगे कॉस्ट ड्राइवर देखिए जरा, बैचेस प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब समझाता हूं। अगर किसी दुकान से अगर समोसे नहीं, पकोड़े चलो, या जलेबी अगर ली हो तो, हाँ जलेबी, तो वो जो जलेबी होगी ना, उसमें एक एक जलेबी नहीं वो बना रहे होंगे, वो कढ़ाई में जितनी मैक्सिमम एक वक्त में आ सकती होंगी उतनी वो घुमा के उसमें डाल देते होंगे। अब वो पूरा बैच है जलेबियों का जो बन रहा है, उसके बाद उसके अगला बैच आएगा। इसी तरह बिस्किट्स, ठीक है बनते कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन ये किसी ओवन में बनते हैं, तो एक एक बिस्किट नहीं बन रहा होता, एक ट्रे होगी, उसमें पूरे पूरे बिस्किट्स की जगह बनी होगी, वो बिस्किट्स लगा के ट्रे अंदर रख देंगे, तो वो पूरा बिस्किट्स का बैच है। अब ये जो वर्कर वो ट्रे अरेंज कर रहा होगा, उस ट्रे को सेटअप करने की ये बैच सेटअप कॉस्ट है। तो ये सेटिंग कॉस्ट, ये सेटिंग कॉस्ट से तो इतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आगे जो बैचेस प्रोड्यूस लिखा है उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये बैचेस सेट करने की कॉस्ट। समोसे बनने हैं तो समोसों की एक ट्रे बना के वो लाएगा, वो कढ़ाई वाला, उसमें फिर कढ़ाई में डालेगा और समोसे तलेगा, तो वो बैच सेटअप कॉस्ट है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ये क्या लगता है नाम से? मटेरियल को उठा के स्टोर में रखना, स्टोर से निकालना। इसको और पक्का करने के लिए अगला वर्ड समझाता हूं, मटेरियल रिक्विजिशन। जब प्रोडक्शन में मटेरियल चाहिए होगा तो मटेरियल कहां पड़ा हुआ है? मटेरियल के स्टोर में, तो वहीं से आवाज लगाएंगे, तो ये फॉर्मल नहीं है, जरा फॉर्मल नहीं लग रहा। तो फॉर्मल क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कागज लिखा जाएगा, उसके ऊपर रिक्वेस्ट की होगी कि हमें इतने किलो मटेरियल चाहिए, उस कागज को कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन। वो कागज स्टोर में जाएगा, स्टोर वाला उतने किलो मटेरियल भेज देगा, तो जाना, वो मटेरियल उठा के लाना, इस सब में भी शायद कुछ खर्चे हो सकता है उनको संभाल के किसी प्लास्टिक में पैक करके लाना पड़ता हो सकता है कोई केमिकल लगा के लाना पड़ता हो, इस पे भी खर्चे हो रहे होंगे, हो सकता है 4 बंदे इसी काम के लिए रखे हों, उनकी भी तनख्वाहें होंगी। तो ये है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। और ये मटेरियल रिक्विजिशन के साथ कंबाइन करके पूरी पिक्चर समझ आ रही है कि ये प्रोडक्शन वाले मटेरियल के स्टोर से मटेरियल मांगते होंगे, तो मटेरियल रिक्विजिशन भेजते होंगे, और सामान वहां से उठा के लेके आने में शायद कोई प्लास्टिक पैकिंग का खर्चा होगा, और वो वर्कर जो इस काम पे लगे होंगे उनकी शायद तनख्वाहें होंगी। ये वो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है। जाग रहे हैं? इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये क्या होती होंगी? ये प्रोडक्शन के दौरान भी हो सकता है, हमें वो साथ साथ, जैसे कल वाले सवाल में क्वालिटी कंट्रोल वाले थे। मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग हो सकता है मशीन की बिजली हो सकता है मशीन की मेंटेनेंस हो, बस मशीनिंग कॉस्ट लिखा हुआ। तो ये 5 नामों से खर्चे दिए हुए हैं, और ये पूरा बजट है कितने अरसे का? पूरे साल का। पहला कॉलम खर्चे का नाम है, और आखिरी कॉलम उस खर्चे की टोटल अमाउंट है, आखिरी कॉलम। दूसरा कॉलम क्या है? इस खर्चे को जिस बेस पे प्रोडक्ट्स में बांटना होगा, ये वो हो गया कॉस्ट ड्राइवर। तीसरा कॉलम क्या है जी? तीसरा कॉलम क्या है? जब हम किसी खर्चे को रेशो में बांटेंगे तो बांटने का तरीका क्या होता है? डिवाइड किससे करते हैं? रेशो के टोटल है ना, ये वो टोटल दिया हुआ। यानी अगर पहला वाला बताता हूं,
पूरे साल में हम जब भी मटेरियल खरीदने की मेहनत करेंगे, सप्लाई से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेशन का खर्चा, हो सकता है बंदा वहां जाए, हो सकता है चीजें लेके आए, इस सारी मेहनत में टोटल पूरे साल में 7.5 लाख खर्चा होगा। इस खर्चे का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर नहीं, इस खर्चे का कॉस्ट ड्राइवर है परचेज ऑर्डर्स। इसका मतलब है हम जब भी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे ये खर्चे होंगे। तो किस प्रोडक्ट में ये खर्चे कितने ज्यादा बटने चाहिए? जिसके जितनी ज्यादा दफा ऑर्डर दिए होंगे। तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में किस रेशियो में बांट रहे होंगे? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। पूरे साल में परचेजिंग के ऊपर कितना खर्चा होगा? 7.5 लाख। इसको हमने बांटना है किस रेशियो में? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो उससे डिवाइड करेंगे ना, ये जो डिवाइड करेंगे ये आपको 15,000 रुपए दिया हुआ। अच्छा, ये चूंकि सवाल ओवरहेड से डिफरेंट है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी एब्जॉर्ब करने में। तो ठीक है ना, एक सवाल कल किया था, एक अभी करूंगा, एक कल करूंगा, होमवर्क भी दूंगा, हो जाएगा बेहतर। क्या? हाँ, 15,000 दफा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर प्लेस होंगे। परचेज ऑर्डर्स कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम पर ईयर, यानी कितनी दफा? तो 15,000 दफा ऑर्डर प्लेस होगा। और अगर इसको डिवाइड कर लेंगे 15,000 से तो ये क्या चीज बन जाएगी? परचेजिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसी तरह ये 15 लाख रुपए क्या है? आखिरी लाइन टेबल की, मशीनिंग कॉस्ट। हो सकता है पावर हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस हो। और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 5 लाख से तो ये क्या बन जाएगा? मशीनिंग कॉस्ट पर आर। चले अब ना मैं आपको सॉल्व करके देके फिर दोबारा समझाता हूं। ये मैं कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 2। पहले हम लोग हर खर्चे का एक रेट निकालेंगे जिसको OAR कह सकते हैं। कल मैंने आखिर में बात की थी कि ओवरहेड्स वाले चैप्टर में OAR हर PD का निकलेगा, एक्टिविटी बेस्ड में हर खर्चे का निकलेगा। तो मैं हर खर्चे का OAR निकालता हूं। पहला खर्चा क्या है? परचेजिंग, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 15,000। क्या आंसर आ गया? 50 पर ऑर्डर। दूसरा खर्चा क्या है? सेटिंग कॉस्ट। क्या सेट करना है? बैचेस को। टोटल खर्चा 11-20 डिवाइडेड बाय किससे करूं? 28,000 से। ये 40 रुपए क्या बन गया? सेटिंग कॉस्ट पर बैच। तीसरी चीज क्या है? मटेरियल हैंडलिंग। कितनी कॉस्ट है? 960 डिवाइडेड बाय 80,000 रुपीज, 12 पर रिक्विजिशन। चौथी चीज इंस्पेक्शन। 700,000 को किससे डिवाइड करूं? ये क्या चीज बन गई? 25 पर इंस्पेक्शन। यानी एक दफा जब इंस्पेक्शन करने आता होगा कोई बंदा तो 25 रुपए खर्च होते होंगे। पर यूनिट नहीं है, पर इंस्पेक्शन। पांचवी चीज क्या है? मशीनिंग। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख जी, ₹3 पर मशीन आर। अब हमने हर खर्चे का OAR निकाल लिया। हर खर्चे का एक रेट निकाल लिया। अगर OAR का वर्ड कंफ्यूज करे तो कोई बात नहीं, रेट। हमने हर कॉस्ट पूल का उसके ड्राइवर के मुताबिक एक रेट निकाल लिया। पिछले चैप्टर में हम हर खर्चे का रेट नहीं निकालते थे, यहां पर हम हर खर्चे का रेट निकाल रहे होंगे। ये मेन फर्क है दोनों चैप्टर्स के अंदर। वहां पर हर खर्चे का रेट नहीं था, हम सारे खर्चों को किसी रेशो में डिपार्टमेंट में बांटते थे और हर PD का OAR निकलता था। या अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट का पर यूनिट OAR निकलता था। यहां पर हर खर्चे का अपना अपना रेट निकलेगा। और जब हर खर्चे का रेट निकल आएगा तो रिक्वायर्ड क्या है? अब आते हैं दूसरे टेबल पे। पहले यहां तक पहुंचे फिर दूसरा टेबल समझाता हूं।
यहां तक ओके। अब दूसरा टेबल समझ आता हूं। जुलाई के महीने में R11 कितने बनाए या बनाएंगे? 15,000 यूनिट्स। और इन 15,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 25 दफा ऑर्डर देना पड़ेगा, या एक यूनिट बनाने के लिए 25 दफा कहना पड़ेगा? है वो अम्मी थोड़ी कह रही है काम जो 25 दफा कहना पड़ेगा। तो हमें 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए महीने में 25 दफा मटेरियल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और ये 15,000 यूनिट्स बैचेस में बनेंगे। एक बैच में 100 यूनिट्स हुआ करेंगे, यानी 15,000 यूनिट्स कितने बैचेस में बनेंगे? 150। एक बैच के लिए जो मटेरियल चाहिए हुआ करेगा, हमें 6 रिक्वेस्ट्स भेजनी पड़ेंगी, मटेरियल रिक्वेजिशन पर बैच। और एक बैच के लिए एक दफा इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, इंस्पेक्शंस पर बैच। और एक यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट 0.1 मशीन आर लगेगा। ये टेबल पढ़ के बताया है मैंने। ओके, अब ये वही 5 नाम हैं जो हमने यहां रेट निकाल लिए हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि 2 तरीके बता रहा हूं। हम ये सारे डायरेक्टली पर यूनिट के लिए निकाल लें, या फिर पहले 15,000 के लिए निकाल लें, क्योंकि 25 ऑर्डर किसके लिए हैं? पूरे 15,000 के लिए। तो पहले हम पूरे 15,000 के लिए निकाल लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे। नहीं समझ नहीं आई बात? अच्छा चले, मैं दोबारा बताता हूं। हमने सब कॉस्ट पूल्स के अपने अपने ड्राइवर के मुताबिक रेट निकाल लिए हुए हैं। रिक्वायर्ड क्या है? RI11 के एक यूनिट की ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, यानी ये 5। जो टेबल में डाटा दिया हुआ है दूसरे वाले, ये सारा डाटा एक यूनिट के लिए है नहीं, कोई पूरे 15,000 के लिए है, कोई एक बैच के लिए है। तो अब या तो हम इन सारे खर्चों को डायरेक्टली पर यूनिट कैलकुलेट करें, या फिर ये सारे खर्चे चूंकि 15,000 को सामने रख के बनाए गए हैं, तो हम 15,000 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, और बाद में पर यूनिट कैसे बनाए? 15,000 से डिवाइड करके। तो 15,000 के लिए कर लेते हैं कैलकुलेट। टोटल ओवरहेड्स फॉर 15,000 यूनिट्स। पहला खर्चा क्या है? ये परचेजिंग कॉस्ट। जो परचेजिंग कॉस्ट है वो है 50 रुपए पर ऑर्डर। 15,000 के लिए कैसे निकालें? 25 से मल्टीप्लाई कर दें। 50 इंटू 25। 15,000 से भी करूं? नहीं, ये उन 15,000 यूनिट्स के लिए 25 ऑर्डर है। 1250 बस। दूसरा खर्चा क्या है? सेटिंग कॉस्ट। सेटिंग कॉस्ट 40 रुपए क्या है? 40 पर बैच है। 40 पर बैच को मल्टीप्लाई किससे करूं? नंबर ऑफ यूनिट्स के नंबर ऑफ बैचेस? नंबर ऑफ बैचेस। देखें यहां ना मल्टीप्लाई किससे करना है, ये अच्छी कॉन्सेप्चुअल चीज है। ₹40 पर बैच है, तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ बैचेस से होना चाहिए। 15,000 क्या है? यूनिट्स हैं। इसको मैं नंबर ऑफ बैचेस कैसे बनाऊं? ये बात दोबारा समझें। 40 रुपए पर बैच था। 40 रुपए। ये छठी लाइन का आंसर क्या है? छठी लाइन का आंसर क्या है? अभी नहीं निकाला? ओके। 40 रुपए पर बैच। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ बैचेस। 15,000 क्या है? यूनिट्स। लेकिन हमें तो नंबर ऑफ बैचेस चाहिए, तो एक बैच में 100 यूनिट्स हुआ करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नंबर ऑफ बैचेस, और 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आंसर आया? 6,000। बताया करो। अगला खर्चा। जी सर की आवाज आई थी कहीं से। हाँ जी, ये वाली बात। 15,000 यूनिट्स हैं टोटल, और 100 यूनिट्स हुआ करते हैं पर बैच। तो हमें 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने बैचेस में काम करना पड़ेगा? 100। कैसे निकलेंगे? इसको 100 से डिवाइड करके। तो मैंने ये 150 लिखा है। 40 रुपए पर बैच इनटू 150 बैचेस।
अगला खर्चा क्या है? मटेरियल हैंडलिंग। अब ये जो मटेरियल हैंडलिंग है ये आपको 12 क्या नजर आ रहा है? 12 पर रेक्विजिशन। 12 पर रेक्विजिशन। एक यूनिट बनाने के लिए कितनी रेक्विजिशन? सॉरी, एक बैच के लिए 6 रेक्विजिशन। तो 6 इंटू 150, ये 150 10800। अगली दोनों आप करें कैलकुलेट, इंस्पेक्शन और मशीनिंग। जी जनाब, चौथा खर्चा क्या है? इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन की फिगर ये जो हम लोग निकाल चुके हैं 25 रुपए, ये क्या है? पर इंस्पेक्शन। तो इसके लिए क्या, एक बैच के लिए एक इंस्पेक्शन है, तो मुझे फिर नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3750। पांचवा खर्चा मशीनिंग। अब ये जो मशीनिंग कॉस्ट है ये है पर आर, और कितने आर्स हैं एक यूनिट के लिए? 45। अब ये जो टोटल आंसर आ गया 26300, ये निकल आए ओवरहेड फॉर 15,000 यूनिट्स। हमें चाहिए पर यूनिट, तो 26,300 को डिवाइड कर देंगे 15,000 से। बस क्या, कोई मसला नहीं, 2 डेसिमल बहुत है। हाँ जी, सवाल डन। चलें अब इसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाएं। इलस्ट्रेशन 3।
क्या हुआ? इंशाल्लाह आज ही होगा। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ ले यार, सवाल पढ़ने को कहा है। नूर यार वो पानी नहीं पूछने आया। नहीं नहीं जरा कर नहीं, वो रिफिल करके देते हैं। नहीं सवाल पढ़ ले भाई, सवाल पढ़ ले। सवाल यार, सवाल पढ़ने को कहता हूं तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता मेरी बात को। लेकिन चेहरों पे जो खुशियां और हंसियां ना वो सवाल पढ़ने से नहीं आती हैं, ये कुछ और चल रहा है। हाँ जी पढ़ लें, खुदा के लिए पढ़ लें। सवाल पढ़ लिया, सुन लूं। कितने प्रोडक्ट्स हैं? 3 जी ठीक। कैसे पता इस चैप्टर का सवाल है? एक तो रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट कह लें, और इनकम स्टेटमेंट का भी कोई खास फॉर्मेट का मसला नहीं है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करनी है बस। और प्रोडक्ट वाइज हर प्रोडक्ट की अलग अलग। अब आपकी मर्जी है 3 इनकम स्टेटमेंट्स बना लें, चाहे एक इनकम स्टेटमेंट बना के कॉलम 3 लिख लें, कोई मसला नहीं। यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो इससे पता चल रहा है कि इस चैप्टर का सवाल है। और कैसे पता चल रहा है? कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पूल, और डिपार्टमेंट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब आपको पहले टेबल के अंदर जो अगला साल है, महीना जो भी है, उसका बजट दिया हुआ है 3 प्रोडक्ट्स का। कितने यूनिट्स हम बेचेंगे, कितने का बेचेंगे, कितने रुपए का मटेरियल लेबर लगेगा, ये पहले टेबल में बताया है। लेकिन इस पहले टेबल में ये तीसरी लाइन क्या है? ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो पीछे रह गया ओवरहेड। तो पहले कभी शायद ये बिजनेस ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ के, यानी पीडीज में बांट के वहां से कोई ओआर निकालते होंगे। लेकिन अब मैनेजमेंट ने इरादा बदला है कि हम एक्टिविटी बेस पे जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए तरीका क्या होगा कि ये जो आपको दूसरे टेबल के अंदर 5 एफओएच बताए हैं, ये जो दूसरा टेबल है, दी ओवरहेड्स दैट कुड बी रीएनालाइज्ड, वो हैं ये 5। तो आपको इन पांचों का अपना अपना रेट निकालना पड़ेगा, और फिर इस रेट को यूज करके ये जो मैंने एक प्रोडक्ट के 15,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली थी, इन रेट्स को यूज करके पहले प्रोडक्ट के 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है, दूसरे के 20,000, तीसरे के 10,000। ये है सवाल की अप्रोच। तो इनके रेट निकाल लेते हैं, इलस्ट्रेशन 3, और पहले निकाल लेते हैं कॉस्ट पूल का रेट।
पहला खर्चा मशीन सर्विसेज, वही जो पिछले सवाल में जैसे मशीनिंग कॉस्ट थी, अब चाहे ये फ्यूल पावर है चाहे मेंटेनेंस है, मशीन का खर्चा है। तो इस ओवरहेड के लिए ड्राइवर क्या है? मशीन आवर्स। तो पूरे साल का बजटेड खर्चा कितना? 18.4 मिलियन है ना, डिवाइडेड बाय इसका ड्राइवर क्या है? 2,30,000 मशीन आवर्स। जी ये 80 क्या हुआ? पर मशीन आवर। दूसरा ओवरहेड असेंबली, ये हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जो मटेरियल को असेंबल करके प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये उनके शायद ओवरहेड्स होंगे, क्योंकि उन वर्कर्स के पैसे तो डायरेक्ट लेबर में आ गए होंगे, ये उनसे रिलेटेड शायद कोई ओवरहेड्स होंगे, शायद उनका कोई इनडायरेक्ट लेबर होगा। टोटल खर्चा कितना कितना? और इसका ड्राइवर क्या है? डायरेक्ट लेबर 330,000। इस सवाल में एक मुश्किल यह हो सकती है कि अभी तो देखें हर खर्चे का ड्राइवर उसके सामने लिखा है, हो सकता है खर्चे अलग लिखे होते, ड्राइवर अलग होते, तो फिर मुश्किल क्या है? आपको फिर ड्राइवर खुद पहचानना पड़ता कि कौन सा ड्राइवर है। अभी मशीन सर्विसेज का ड्राइवर मशीन आवर्स ही है, इसमें कोई इख्तलाफ। असेंबली सर्विसेज में आपको मुश्किल हो सकती थी क्योंकि पता नहीं किस बात के खर्चे हैं, तो फिर अगर ड्राइवर की लिस्ट अलग बताई होती तो फिर सिर्फ असेंबली सर्विस ना लिखा होता, शायद लिखा होता कि इनडायरेक्ट लेबर फॉर असेंबली सर्विस, शायद ऐसा कुछ कहा होता। यानी अभी तो देखें हर कॉस्ट पूल के सामने उसका ड्राइवर लिखा हुआ है। मुश्किल ये हो सकती है कि ड्राइवर आपको अलग से बताए हो और खुद ढूंढना पड़े, सबसे बात कर रहा हूं, ड्राइवर अलग से बताए हो और आपको खुद लिंक करना पड़े, तो फिर आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन दी होगी। जैसे कल जो सवाल कराऊंगा लेटेस्ट, तो उसमें ड्राइवर अलग से थे। मैंने स्प्रिंग 24 का पेपर दिया हुआ है एक दफा, स्प्रिंग 24 ग्रुप में है, वो कल सवाल कराऊंगा उसका। क्या बनाइए? 55 पर लेबर आवर, पर मशीन आवर और पर लेबर आवर। तीसरा खर्चा सेटअप कॉस्ट, ये वही बैच, तो कितनी दफा सेटअप करने पड़ेंगे? 250। तो सेटअप कॉस्ट हो गई 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 250 जी 4800 पर सेटअप। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसका मतलब है कि जब हमें कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते थे, कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करते थे, कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस किया है, अब हमने, जैसे इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, चलें पहले लड़कों वाली मिसाल, बाइक सर्विस कराने चले गए। अब जब जिस शॉप में एंटर हुए हैं, हो सकता है बहुत बड़ी वर्कशॉप हो, और वहां पर उन्होंने एक अटेंडेंट इसलिए रखा हो कि वो कस्टमर को गाइड करेगा। कस्टमर ने उसको कहा जी ये बाइक की ट्यूनिंग करानी है, अब वो खुद फलाने बंदे को कहे जी फलाना काम ये करेगा, फलाना ये करेगा, तो वो एडवाइजर सबको इनिशिएट कर देगा, तो वो कस्टमर का ऑर्डर आके जरा नसपज हो जाएगी फैक्ट्री के अंदर। ये मेहनत ऑर्डर प्रोसेसिंग है। और मिसाल, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, कस्टमर ने जाके वेटर को ऑर्डर दिया, अब वो वेटर क्या करेगा? वो किचन के अंदर वो नसपज मचा देगा, ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे, तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है। इसके लिए उन्होंने खुद ही बता दिया कि ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कस्टमर प्लेस करे, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग जी 7.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 16,000, 450 पर कस्टमर ऑर्डर। अच्छा, यहां पर ना एक सवाल, चलो नहीं पूछ रहे तो खुद ही बता देता हूं। एक परेशानी ये होनी बनती है कि ये नाम तो सर पढ़ा रहे हैं, तो खुद ही नामों के मतलब बता रहे हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा, है ना? तो सीधी सी बात है, आपने इसकी इन सब नामों पे कोई मजमून लिखने तो बैठना नहीं है। आपको जिस भी नाम से एक खर्चा बताया हुआ, उसका कोई भी ड्राइवर बताया हुआ, आपने तो डिवाइड ही करना है। हाँ, ये सारे खर्चे ओवरहेड हैं, ये कैसे पता? ये इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर इन नामों का नहीं भी मतलब पता लग रहा, तो सवाल तो ऐसे ही करना है ना। वो तो चलो मैं सिखा रहा हूं, तो मैं मतलब भी बता रहा हूं। अच्छा जी, लास्ट खर्चा क्या है? ये परचेजिंग, जो पिछले सवाल में भी बताया था। तो परचेजिंग कितना टोटल खर्चा? 4 पॉइंट
5600 715 पर सप्लायर ऑर्डर, यानी हम जो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा इतना खर्चा आया करता है एक ऑर्डर प्लेस करने में। ये हमने सारे ओवरहेड्स का अपना अपना रेट निकाल लिया। रिक्वायर्ड क्या है? हर प्रोडक्ट की प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो आप एक स्टेटमेंट बना के प्रोडक्ट के कॉलम बना सकते हैं, और उसमें अगर मैस मच जाएगा तो जैसे पहले हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी करते थे, एक एक प्रोडक्ट लेके चल देते हैं। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रोडक्ट क्या है? जे, रुपीज इन थाउजेंड्स, पूरे रुपीज करने पूरे बेशक। इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, हाँ जी, सेल्स, कितने यूनिट्स बेचेंगे और कितने का एक? 30,000 बेचेंगे और 4600 का एक, 138,000। प्राइम कॉस्ट आएगी कितनी? 3100 जी, 93,000। ये नहीं, यही प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हो गया। और अब क्या चाहिए? ओवरहेड। तो अब हमने बिल्कुल वही काम करना है जो पीछे 15,000 यूनिट्स के लिए किया था। अब किसके लिए करना है? 30,000 यूनिट्स के लिए। तो क्या क्या है जी? मशीन सर्विस। 80 रुपए क्या है पर मशीन आर? क्या पहले टेबल में या दूसरे में या तीसरे में, पता नहीं, पहले टेबल में 2.5 क्या है पर यूनिट, तो इनटू 30,000। एक मशीन आर के लिए ये रेट निकाला हुआ है, एक यूनिट पे इतने मशीन आर लगेंगे और इतने यूनिट्स हैं, 6,000। दूसरा खर्चा, अच्छा ये मैं ही करे जा रहा हूं या कुछ समझ आ रहा है? क्या कहां से आया? 4600 कहां से आया? पहले टेबल से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगला खर्चा असेंबली सर्विस, 55 रुपए क्या है पर लेबर आर? इसके बारे में कहीं कुछ पहले टेबल में 7.5 लेबर आर पर यूनिट, तो ये बन गया पर यूनिट इंटू 30,000, 12,375। समझ आ रहे हैं ना? क्या भला ये 12,375 क्या किया है? वो सबसे आखिर मल्टीप्लाई किया। शाबाश, जबरदस्त। चले, कम से कम ये साइंस समझ आ रहे हैं आप लोगों को, हैं? चलो गुड। आगे सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट 4800 पर सेटअप है। पहले टेबल में तो इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, बाकी सवाल देख लेते हैं। तीसरा एक और टेबल दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट जे के लिए हमें पर यूनिट 70 सेटअप चाहिए, फिर ये उस टोटल ही के लिए कहा जा रहा होगा, तो हमें टोटल 70 सेटअप चाहिए, तो इनटू 70, 336। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग थी 450 रुपए पर कस्टमर का ऑर्डर, तो पहले टेबल में तो इसका नहीं जिक्र है। तीसरा टेबल 4800, यानी कस्टमर्स हमें टोटल पूरे साल में 4800 ऑर्डर्स देंगे,
तो 450 पर कस्टमर ऑर्डर इंटू 2160। हाँ जी, आखिरी खर्चा परचेजिंग का 715 पर सप्लायर ऑर्डर है इंटू 1800 1 2 158। ये नहीं है 158। अच्छा, मल्टीप्लाई करना तो बच्चों सीख लिया था। दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस 2284। कल के सबक में इंशाल्लाह हम डिवाइड करना सीखेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट जे है, बाकी ए और एम ऐसे ही होगा, जो कि खुद ही हो जाएगा, या मैं घर से करके आऊं? मैं करके आऊंगा घर से। अच्छा, ये हदीसें तो इंशाल्लाह चलती रहेंगी। उसके अलावा ना ये तो होता है 5 मिनट समझाने के बस। उसके अलावा कुछ और चीज़ों पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर घंटा बोल सकूँ तो वो इस तरह से अपनी टॉक्स भी कोई 2 3 4 कर सकूँ सेशन में, और भी इसी तरह के कोई फिक्र वाले लोगों को बुला के। तो ये इंशाल्लाह पूरे सेशन में बहुत कुछ सोचा होता है आपके लिए। तो एक मैंने कल बहरहाल रखा है बयान, और आपके ग्रुप में शेयर हुआ था। तो जो आना चाहे आ जाए, वेलकम। रोटी छोटी कोई नहीं है, तो आना है तो वेलकम, ना आना हो तो मैंने ना पहले ये पिछले तकरीबन 4 साल से ये काम शुरू किया हुआ है। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैं बच्चों के लिए ये बातें करता रहा, तो वो फिर बच्चों के कहने पे ना चैनल पे बना के डाल दी। तो मेरे नाम से और साथ FCA इस नाम से बनाया हुआ चैनल। टाइम मिले तो जरूर सुनना, क्योंकि ये सब जो सबसे बात करो ना यार, पढ़ाना तो इंशाल्लाह मैंने आपको है, और कोशिश भी यही करता हूं कि अपनी बेस्ट एफर्ट ही करूं। लेकिन मैंने ना इस जिम्मेदारी को कि आप लोगों को झंझोड़ना है, वो भी करना है। तो ये सब आप लोगों के लिए बोला हुआ है कि शायद कहीं किसी को कोई चीज़ क्लिक कर जाए। तो जो आ सके आए, जरूर आए, जो ना आ सके इस पर मैं अपलोड तो कर ही दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।